नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर जो है, कोई भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो फिर यूपीपीसीएल, या तो फिर कोई मेट्रो एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, बैंक का भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको जहां से भी कंप्यूटर पूछा जाता है, ये जितने भी आज के बाद से जितने भी क्लासेस आएंगे, इस क्लास के बाद से सभी क्लासेस क्या होंगी, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपको ये क्लासेस अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे कंटिन्यू बने रहिए। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। तो कंप्यूटर हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। ठीक है, सबसे पहले आपको मन में, जब भी हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक मैप जब बनता है, एक सिस्टम बनता है इस तरह का। जैसे कंप्यूटर का नाम लिया जाता है तो आपके माइंड में ये सेटअप बैठ जाता है। क्या बैठता है? एक मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट और एक कीबोर्ड, माउस और एक प्रिंटर। तो कंप्यूटर का मतलब क्या यही है? कंप्यूटर तो ये है, लेकिन आपके माइंड में ये यही क्यों छपता है? ये छपता है या तो फिर कोई पीसी, लैपटॉप यही छपता है। कंप्यूटर जो होता है वो अगर आपने शुरू से ही पढ़ा है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंटर तक पढ़ाया जाता है कंप्यूटर, तो वहां पर कंप्यूटर का जो परिभाषा है बताया जाता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे अंकगणितीय और लॉजिकल जो होता है समस्याओं को सॉल्व करता है। तो क्या ये कंप्यूटर है? तो वो कंप्यूटर जो हमने पढ़ा वो भी सही है, ये भी कंप्यूटर है, लेकिन आजकल जो भी गणनाएं हों जिसमें हम लोग अपना अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, वो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का हिंदी मतलब होता है संगणक। ठीक है, तो हम लोग अब देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसके दृष्टि से देखेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के अंतर्गत जब कोई डाटा या इंफॉर्मेशन इनपुट किया जाता है तो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जब मिलता है हमको इंफॉर्मेशन, वो होता है कंप्यूटर। देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले कोई मान लीजिए डेटा है, इसको किया गया इनपुट, ठीक है, और यहां पे आया, प्रोसेस हुआ सीपीयू में, ठीक है, उसके बाद आउटपुट हमको मिला इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, ये जो मिला डाटा हमने इनपुट किया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट हमको क्या मिला? इंफॉर्मेशन। ये जो जितनी प्रक्रियाएं हुई ये होता है कंप्यूटर। मतलब किसी डाटा को या किसी इंफॉर्मेशन को जब हम लोग प्रोसेस कराते हैं और जो हमको हमारे लिए उपयोगी हो वो हमको मिल जाए इंफॉर्मेशन, वो होता है कंप्यूटर। तो यहां पर दो टर्म आए हैं, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। आपको हमेशा ही पढ़ाया गया होगा या आप जानते होंगे कि कंप्यूटर, माफ करिएगा, डेटा और इंफॉर्मेशन में यही आपको बताया गया होगा, जब डेटा प्रोसेस होके आता है तो वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, डेटा जब प्रोसेस होके आता है तो वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? डेटा क्या होता है? जब किसी कोई तथ्य हो, कोई आंकड़ा हो, उसका अगर हम लोग व्यवस्थित क्रम बना दें तो वो इंफॉर्मेशन होता है और अव्यवस्थित डेटा होता है। देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डेटा के बारे में, कि डेटा दो प्रकार की होती हैं और कौन कौन से हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। डेटा दो प्रकार के हैं, एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा और एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, क्या कि अगर हम लोग अपने हिसाब से अगर डेटा को डिवाइड करें तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हो गया न्यूमेरिकल डेटा ना, न्यूमेरिकल डेटा, और उसके बाद अल्फाबेटिकल डेटा, और एक और सिंबॉलिक डाटा। न्यूमेरिकल डेटा में 0 से लेके 9 तक की संख्याएं, ठीक है। अल्फाबेटिकल डेटा में ए से लेके जेड तक के अल्फा, और उसके बाद सिंबॉलिक डेटा में जैसे मान लीजिए प्लस, माइनस, डिवाइड, स्टार, गुणे, ये सब जितने भी सिंबल होते हैं ये होते हैं सिंबॉलिक डेटा।
अब आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। अगर आप ये जानते रहेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछा है न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है कि 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है वो न्यूमेरिकल डेटा होती हैं। 0 से 9 तक की संख्या जो होती हैं वो न्यूमेरिकल डेटा होती है, और जो अल्फाबेटिकल डेटा होती है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है, वो इन तीनों का क्या होता है, संयोग होता है। ऐसा कह लें कि तीनों मिलाकर बनते हैं अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। मतलब उसमें आपका 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं भी होंगी, ए से जेड तक के ये अक्षर भी होंगे, और उसके बाद ये सिंबल भी होंगे। कैसे समझेंगे इसको हम, ये तो है डेटा, इसको चलिए प्रोसेस करवाते हैं, इस तरह समझते हैं। मान लीजिए ये डेटा है आपके पास अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा ये डेटा है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है। इसको हम लोग प्रोसेस करवाएंगे। प्रोसेस होता है, यहां पे प्रोसेस हुआ और हमको क्या मिला, इंफॉर्मेशन। ये मिला हमको इंफॉर्मेशन। कैसे मिला, देखिए यहां पर हमको मिला 45, ये मिला 45/A अल्लाहपुर इलाहाबाद, ये हमको मिला। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जो पहले डेटा था यहां पर, ये किस रूप में था, यहां से लिया गया 4 और 5, इसको मिलाकर 45 बनाया। उसके बाद डिवाइड कहां से लिया, सिंबॉलिक में से लिया होगा, है ना। उसके बाद ये ए और ये जितने भी लेटर ये कहां से लिया है, अल्फाबेटिकल डेटा से। तो इस तरह से जो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो इन तीनों का मिश्रण होता है, तीनों का संयोग होता है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो 0 से 9 तक की संख्या होती है। ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, इसका एक एग्जांपल इस तरह से हम लोग समझेंगे। इसके एग्जांपल में देखेंगे जैसे प्राप्तांक, जो भी हम लोग मार्क पाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इस तरह से देखेंगे जो हम लोगों को सैलरी मिलता है, वो लोग जितने भी न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का ये एड्रेस, पता, ठीक है। ये जो एड्रेस पता है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का। तो ये रहा न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। यहां पर हमने देखा कि डेटा को इंफॉर्मेशन में। अब उसके बाद एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि सूचना को प्रोसेसिंग करवाने के बाद हमको क्या डेटा मिलेगा। सूचना को प्रोसेस करवाने के बाद देखिए हमको जो मिलेगा आउटपुट के रूप में, हमेशा जो हमको मिलेगा वो हमेशा इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि इंफॉर्मेशन कब और डेटा कब। जो अब हमको मिला तो वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा ना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि डेटा जो होता है और इंफॉर्मेशन, ये आपको बता रहे हैं, ये कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन आपको यहां पे समझना है डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा को इंफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है और इंफॉर्मेशन को डेटा भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए समझेंगे हम लोग कैसे। इसके पहले जो भी चीजें हमने आपको बताया, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगी। अब इस चीज को आपको समझना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक जैसे ही हैं। कैसे है ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर है, 3, 4, 2, 0, 1, मान लीजिए ये 5 नंबर है, ठीक है। यहां पर ये डेटा के रूप में है। अब इसके बाद हम लोग प्रोसेस करवाए यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, इनपुट के रूप में गया कंप्यूटर में, उसके बाद प्रोसेस होकर हमको इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, 0, 1, 2, 3, 4, हमको ये मिला। यहां पर देखिए डेटा है, ये जो न्यूमेरिकल डेटा है वहां यहां पर भी तो न्यूमेरिकल डेटा ही है, लेकिन यहां पर ये जो क्रम है ये क्या है, अव्यवस्थित है। ये टर्म आपको याद रखना है, क्या है, अव्यवस्थित है। और यहां पर क्या है, व्यवस्थित। और जब ये अव्यवस्थित है तो डेटा के रूप में है, और जब ये व्यवस्थित है तो ये इंफॉर्मेशन के रूप में। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट के रूप में हमको मिला है। लेकिन अगर कोई आउटपुट इनपुट के रूप में हमको ये दे दे व्यवस्थित क्रम, तो क्या ये इंफॉर्मेशन डाटा रह जाएगा, इंफॉर्मेशन रह जाएगा। क्योंकि हमको इनपुट के रूप में जब वो मिलेगा तो क्या रह जाएगा, डेटा हो जाएगा।
फिर से उसको प्रोसेस करवाएंगे और जो हमको आउटपुट के रूप में मिलेगा वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक जैसे हैं, लेकिन जो व्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम होगा उसको डेटा कहेंगे और जो व्यवस्थित क्रम होगा वो इंफॉर्मेशन होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और समझनी है अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से क्लास बैक करिए, फिर से देखिए, आपको जाहिर सी है बात है कि आपको समझ में आएंगी ही। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग यही है जो प्रोसेस होता है। जब डेटा प्रोसेस हो उसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यहां पे हमने लिखा है ईडीपी। ईडीपी का मतलब क्या होता है? ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब वही है, डाटा प्रोसेसिंग ही है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, लेकिन यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो डाटा प्रोसेस हो उसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ईडीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, तो आपको ये टर्म याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन। क्या होता है इंफॉर्मेशन? ये हमने आपको बताया, व्यवस्थित किसी भी तथ्य का, किसी भी आंकड़ों का या डाटा के व्यवस्थित समूह को इंफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल सा चीज है जो कि इस चीज में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है। उसके बाद देखिए यहां पे एक है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इसका हिंदी होता है इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश। क्या होता है? अनुदेश। जब हम कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं, अनुदेश देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। सिंपल चीज, हम कोई कहेंगे फाइल सेव हुआ, इंस्ट्रक्शन मिला हमको। अब जब यही इंस्ट्रक्शन कई समूहों में हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। जब कई इंस्ट्रक्शन एक साथ दिए जाएं या बारी बारी से दिए जाएं, लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन कई हो जाएं, समूह में हो जाएं, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। अब जब कई प्रोग्राम मिलकर कार्य करें या कई प्रोग्राम जब मिलकर काम करें, समूह में कार्य करें, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही कई प्रोग्राम उसमें रहते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, ईडीपी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। ये सब चीजें जो थी कंप्यूटर को परिचय के रूप में जब हम लोग देखेंगे तब जाकर ये सब चीजें जानना आपको जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? मानव गणना भी मानव भी तो गणना कर सकता है, लेकिन जब मानव गणना करेगा तो मान लीजिए हम लोग एक मानव जो है एक दिन में 50 गणना करता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो वही गणना 50 गणना को लगभग 1 सेकेंड में करेगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत कम है, उस कंप्यूटर का समय बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक दिन में कोई व्यक्ति 50 कार्य करता है, लेकिन 1 सेकेंड में ही कंप्यूटर कर देगा। मतलब कंप्यूटर की कुछ ना कुछ विशेषता है ही। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे यहां पर। ये 5 कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप जितने विशेषता निकालना चाहें निकाल दीजिए, कंप्यूटर के पास वो विशेषता होगी। ठीक है, लेकिन एक विशेषता नहीं है, कंप्यूटर को अपने आप सोचने की क्षमता नहीं है उसके पास। कंप्यूटर स्वयं से सोच नहीं सकता है, जो कि ये 5वीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर का, और उसमें इसी चीज का कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है विकास पर लगा हुआ है। तो यहां पर कंप्यूटर अपने आप से सोच नहीं सकता है, तो उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इन प्रमुख विशेषताओं पर हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहली विशेषता है, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली विशेषता है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? गति, चाल, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। तो क्या ये हो गया स्पीड का मतलब कि कितने किलोमीटर जा रहा है 1 सेकेंड में या 1 घंटे में? किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब ये नहीं हुआ। यहां पर हम लोग कंप्यूटर के हिसाब से लेंगे, और वहां पर होता है उसकी गति से, उसकी तीव्र गति से। मतलब अगर कोई कंप्यूटर है वो लाखों गणनाएं कर देता है 1 सेकेंड में, लेकिन मानव वहीं 2 साल 3 साल लगा सकता है उसमें। यदि कोई मानव है वो लाखों गणनाएं करना चाहे तो उसको बहुत सारे समय लग जाएंगे, कुल मिलाकर 2 साल 3 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर वही कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर को समय क्या होगा? सेकेंडों में करेगा कार्य।
1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर, और मानव वही नहीं कर सकता है। तो मानव से इस तरह से अलग हो जाता है। तो कंप्यूटर की एक विशेषता है कि उसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। और वर्तमान में कंप्यूटर की जो गति है वो है 3 गीगाहर्ट्ज। कितना है? 3 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब है 3 × 10⁹ गणना पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 3 × 10⁹ गणना कर सकता है आज की जो वर्तमान में कंप्यूटर है। तो ये स्पीड से आपको टर्म याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित गलतियां, मतलब बिना कोई गलती किए कार्य करता रहता है, बिना कोई गलती किए कार्य करता है। और उसके बाद उसकी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। एकदम गलती होने की संभावना तब होगी जब उसमें मानवीय गलती हो। मानवीय गलती मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम को ही गलत बना दिया है, आप उससे अपेक्षा कुछ कर रहे हैं, तो वो जिस तरह से प्रोग्राम हुआ होगा उसी तरह से आपको कार्य करके आउटपुट देगा। लेकिन या तो कभी कभी क्या होता है, वायरस के कारण भी हो जाता है, वायरस के कारण भी कभी कभी त्रुटियां होती हैं, तो ये अपवादित है। लेकिन कंप्यूटर कभी जो होता है, जो भी हम लोगों को आउटपुट देगा वो त्रुटि रहित रहेगा। ठीक है, त्रुटि रहित रहेगा। तीसरा है लॉजिक। ये जो है कंप्यूटर को सबसे अलग करता है। एक विशिष्ट इसकी जो विशेषता है ये है लॉजिक, तर्क। जैसे कंप्यूटर में हम पूछेंगे, उसमें इनपुट करेंगे 2 में से 3 कौन बड़ा है, तुरंत बताएगा 3 बड़ा है। कैसे बताएगा? तर्क। उसके पास लॉजिक है, सोचने की क्षमता है, तर्क लगाने की क्षमता है, लॉजिक है उसके पास। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथा है आपके पास मेमोरी। चौथा क्या है? मेमोरी। मतलब कंप्यूटर में डाटा को, सूचना को, जितने भी चीजें हैं, इनको क्या किया जाता है? स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारे डाटा को, बहुत सारे सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। और अगला है वर्सेटिलिटी, मतलब विविधता। बहुत सारे कार्य एक साथ करता है कंप्यूटर, बहुत सारे कार्य। कभी कभी आप कोई कार्य करते रहते हैं कंप्यूटर पे, और उसके बाद फंक्शन क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं, दूसरा फंक्शन चला देते हैं, फिर मिनिमाइज करते हैं, दूसरा फंक्शन चला देते हैं। उसके अलावा आजकल की जो मोबाइलें आ रही हैं, मोबाइल में भी आप क्या करते हैं कि ऐसे उसको ऊपर कर देते हैं, इसमें कोई और फंक्शन चल रहा है, इसमें कोई और फंक्शन चल रहा है। एंड्रॉयड जो मोबाइलें होती हैं उसमें कोई और फंक्शन, इसमें कोई और फंक्शन चल रहा है। इस तरह से ये तो सिंपल सा उदाहरण है आपको समझने के लिए, लेकिन आप ये जानिए कि कंप्यूटर बहुत सारे कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हमने किसका किसका बात किया? हमने बात किया कंप्यूटर के बारे में बात की, और डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। उसके बाद विशेषता के बारे में बात किया हमने, स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, उसकी लॉजिक, उसकी मेमोरी, उसकी वर्सेटिलिटी, विविधता, ये सारी हमने बातें की। उसके बाद याद रखिए 2 टर्म आपको बताते हैं कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 दिसंबर को ये हमने बताया क्यों कंप्यूटर साक्षरता दिवस। हमने इसलिए बताया कि ये जो है प्रश्न एग्जाम में आ चुका है 2 बार। एक एसएससी के एग्जाम में आया था और एक यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया था, तो 2 बार आ चुका है। हमारी नज़र में तो अभी 2 बार ही पड़ा है, तो हमने इसको बताया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब बात करते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम जो उपयोग है वो कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो भारत में कंप्यूटर का उपयोग 16 अगस्त 1986 को 16 अगस्त 1986 को कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ, और बेंगलुरु के डाकघर में हुआ था, प्रधान डाकघर में। ठीक है, 19 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में जो हुआ था कंप्यूटर का उपयोग, सबसे पहले प्रधान डाकघर में।
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पलट दिया जाए, प्रश्न पलट के एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन सा डाकघर है जो पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हो गया है, कौन सा डाकघर है, तो वो है दिल्ली का डाकघर है। तो ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली का जो डाकघर है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्यूटरीकृत हो गया है। ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे, एबेकस से स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्रमुख वहां से प्रश्न, जहां से प्रश्न आते हैं वही चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास में देखिए हमने कुछ टर्म लिखे हैं और इन्हीं के बारे में हम लोगों को जानना है। कंप्यूटर के इतिहास के एकदम अंदरूनी हिस्से में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को वो चीजें जाननी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है और आपको इन सारी चीजों को जो है आप नोट्स बना लीजिए और उसके बाद रट लीजिए इसको। हालांकि हम बता रहे हैं आपको जो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए है एबेकस। एबेकस का नाम जो भी कंप्यूटर पढ़ते होंगे सबसे पहले एबेकस ही आपको पढ़ाया जाता होगा, तो आप जानते होंगे। तो एबेकस जो है आप देखे होंगे, हो सकता है अगर आप गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में गए होंगे तो जाहिर सी बात है आपने एबेकस देखा होगा। सबसे पहले 3000 से लेके, माफ करिएगा, 3000 से लेके 2000 ईसा पूर्व के बीच में इसका जो है मिला था, इसका आविष्कार हुआ था। एबेकस जो होता है कैसे होता है, तार बना होता है, इसमें गोल गोल क्या होती हैं, गिनने के लिए, गिनती के लिए एक पदार्थ लगा होता है। ठीक है, एक गोलक लगा होता है इसको गिनने के लिए। तो ये जो है ये 3000 से ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के बीच में आई और इसका जो आविष्कार है वो चीन को माना जाता है। एबेकस का आविष्कार चीन को माना जाता है। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न आया था कि प्रथम मशीनी गणना करने वाला जो है निम्न में से कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे और उनमें से कौन सा सही था, एबेकस। प्रथम मशीनी कैलकुलेटर कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, क्योंकि ये गणना करने वाला पहला मशीन था, गणना करने वाला पहला मशीन था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एबेकस को प्रथम मशीनी कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर। क्या है, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर को पास्कलाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कलाइन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 1645 ईस्वी में फ्रांस के ब्लेज पास्कल, कब, 1645 ईस्वी में फ्रांस के थे वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल, इन्होंने ही इसका क्या किया था, खोज किया था, पास्कलाइन का, या कह लें कि पास्कल कैलकुलेटर का। पास्कल जी के नाम पर ही कैलकुलेटर का नाम पास्कल कैलकुलेटर रखा गया था। ये जो था इसमें इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था, इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ था, इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग हुआ था, जिसमें 0 से लेके 9 तक की संख्याएं थी। ये जोड़ घटाना और गिनती करने में सक्षम था पास्कलाइन। ठीक है, तो जोड़ घटाना और गिनती करने में सक्षम था। इसमें इंटर गियर लॉकिंग का प्रयोग किया गया था। 1645 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पास्कलाइन या पास्कल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, तो इस टर्म में पास्कल कैलकुलेटर टर्म में ये याद रखना है। उसके बाद अगला है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में एक टर्म आता है, वो आपको जानना जरूरी है। 1801 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जैकवार्ड। कौन थे, जैकवार्ड। इन्होंने क्या किया था, जो बुनाई वाली मशीन होती थी उस पर जो बुनाई का पैटर्न था उस पर कंट्रोल करने के लिए एक पंच कार्ड होल या पंच होल कार्ड जो धातु प्लेट का बना होता था उसका आविष्कार किया था। तो यहां से ये प्रश्न पूछा था, इसलिए हमने 1801 ईस्वी में थे, तो यहां से इसलिए हमने बता दिया इनको। अब हम लोग चलते हैं सीधे 1820 में। 1820 में देखिए, 1820 में
चार्ल्स बेबेज नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का प्रयोग किया। किसका? डिफरेंस, प्रयोग मतलब आविष्कार। उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। देखिए उसके बाद सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किस प्रकार किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ये बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया 1820 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? इनका निधन हो जाता है और इनके ही पैटर्न को इनके ही कॉन्सेप्ट को कॉपी करके विश्व का पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर बनाया जाता है। और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था और इनके ही कंसेप्ट को लेकर पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर बना, ठीक है। पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर बना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम की। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, चलिए अब बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम की। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम की, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है ये अगस्टा ने लिखा। किसने लिखा? अगस्ता ने। ये अगस्ता ने लिखा और इन्हीं के ये जो प्रोग्राम था बाइनरी आधारित था। तो बाइनरी का सबसे पहला प्रयोग किन्होंने किया? अगस्ता ने डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और इनके बाइनरी का उपयोग करके, अर्थमेटिक जो योगदान है उसका उपयोग करके जॉन वॉन न्यूमैन ये जो हैं इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया। अगस्टा ने लिखा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो बाइनरी पर आधारित थी और इसका प्रयोग करके जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर दो टर्म आपको याद रखना चाहिए, याद रखना भी है। कौन सा? पहला ये कि जो प्रथम प्रोग्रामर थे वो कौन थे? वो थे अगस्टा। प्रथम प्रोग्रामर अगस्टा थे और बाइनरी का जनक किसे कहा गया? जो बाइनरी का जनक है वो भी अगस्टा कहा गया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाइनरी प्रणाली का जो जनक है वो अगस्टा को कहा गया और प्रथम प्रोग्रामर है वो भी अगस्टा को कहा गया। क्यों कहा गया ये हमने आपको बताया, क्योंकि इन्होंने ही डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का क्या किया था? आविष्कार किया था और उसी के आधार पर जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एनालिटिकल इंजन के बारे में और उससे जुड़ी कुछ संक्षेप बातें। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे पे, ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब ये 1646 ईस्वी में दो नाम हम आपको बता रहे हैं, ये दो नाम याद रखिएगा। प्रश्न ये जो है एग्जाम में बहुत बार आया है। एक है जेपी एकर्ट। कौन है? एक है जेपी एकर्ट और एक है जॉन मुचली। अब इनका कहीं कहीं नाम मेचुली भी मिलता है, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जेपी एकर्ट और जॉन मुचली इन्होंने 1646 ईस्वी में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, वो था ENIAC नामक एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये जो कंप्यूटर था ये सामान्य कार्यों के लिए, जो जनरल कार्य होते थे उसमें ये कंप्यूटर कार्य आता था। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन था, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था,
तो इस तरह से आपको याद रखना है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, वो ENIAC है। कौन है? ENIAC, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मशीन। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन है? ENIAC। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसके बाद अगला चलेंगे ITSEC पे। देखिए ITSEC जो है यह ऐसा पहला कंप्यूटर था जो डाटा को, सूचना को और इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में संग्रहित करता था, मतलब इसमें स्टोरेज था। क्या था? ITSEC ये जो कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर था जो सूचना को, डाटा को और इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में स्टोरेज करने में सक्षम था। तो ये ITSEC से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला है यूनिवैक। फर्स्ट, हमने फर्स्ट लिखा, क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या नाम है इसका पूरा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया। और जब देखिए यूनिवैक था, और जब ये कंप्यूटर बना और कंप्यूटर जब व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया तो उस कंप्यूटर का नाम रखा गया यूनिवैक फर्स्ट। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, यूनिवैक फर्स्ट नाम इसका रखा गया। और यह कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर था जो व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका जो निर्माण है वो 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। 1954 में किया किसने? GEC ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म GEC का क्या होता है? GEC का फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्ट्रिकल, माफ करिएगा, इलेक्ट्रिकल और कॉरपोरेशन, सी का। GEC ने 1954 में यूनिवैक फर्स्ट का प्रयोग किया, आविष्कार किया कंप्यूटर का, जो व्यापारिक कार्यों को करने में सक्षम था। अब देखिए 1970 में एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। किसका आविष्कार? माइक्रो प्रोसेसर का। कब हुआ? 1970 में। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का जब आविष्कार हुआ, कौन सी कंपनी ने किया? ये भी आपको याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर का जो खोज है, आविष्कार है, वो इंटेल कंपनी ने किया है। कौन सी कंपनी ने? इंटेल कंपनी ने किया है। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका क्या नाम था? इंटेल 4004। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, चलिए, जब इसका आविष्कार हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, तब से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति छा गई, क्रांति आ गई। कैसे आ गई? माइक्रो प्रोसेसर खोज होने से कंप्यूटर की तीव्रता बढ़ी, स्टोरेज में वृद्धि हुई, जो उसका आकार था, साइज था, वो छोटा हुआ, है ना। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर एक क्रांति लेने देने वाला कंप्यूटर में 1970 को माना जाता है। इंटेल कंपनी ने सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया, इंटेल 4004 बनाया। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे एप्पल सेकेंड की। देखिए, एप्पल सेकेंड जो है वो 1977 में पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे याद रखना है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर था जो माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड था। मतलब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर पर, ऐसा कह लें कि जो एप्पल सेकेंड है, ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर पर, माइक्रो कंप्यूटर था जो व्यवसायिक के क्षेत्र में उपयोग होता था। तो इसका नाम दिया गया एप्पल सेकेंड। एप्पल सेकेंड से बस यही आपको याद रखना है कि ये प्रथम व्यावसायिक
माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, अगर आपसे सीधे व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर पूछता है तो सीधे सीधे आप क्या लगाएंगे, यूनिवैक फर्स्ट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।